हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज विथ महिमा मिश्रा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का जून 2025 का पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इन दिस वीडियो यू गोना सॉल्व द इंटायर पेपर अलोंग विद मी। ऑल्सो हम यहाँ पे पूरा ट्रेंड एनालिसिस और एवेल्युएशन करते हुए पेपर सॉल्व करेंगे। आई बी ऑल्सो गिवन यू एवरी सिंगल थ्योरेटिकल इंसाइट या जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वाइल डूइंग द क्वेश्चन। ऑल्सो आई बी टॉकिंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ टिप्स यू रिक्वायर टू अप्रोच डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सारे तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से करें जिससे कि उनके सही होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं, ये भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So the very first question is, when the responsibility, scope and challenges in work is deliberately upgraded, it is known as, and the correct answer is job enrichment. जब भी आप किसी के जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हो, उसके स्कोप को अपग्रेड कर देते हो और उसका जो वर्क स्पैन है और एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉब इनरिचमेंट। अभी आपको मेरे साथ अगर एग्जाम करीब है और आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और बहुत क्रिस्प वन लाइनर नोट्स बनाना है अपने लिए। कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप एंड चैलेंजेस इन वर्क इज डेलिबरेटली अपग्रेडेड डैश जॉब एनरिचमेंट। दैट्स इट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे अगर आप करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारे टॉपिक का रिविजन हो जाएगा और आप इन सारी चीज़ों को बेटर वे में याद रख पाओगे। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि यू नीड मोर थ्योरेटिकल रिविजन तो प्लीज गो एंड चेक आउट माई होल प्ले लिस्ट ऑन मैनेजमेंट रिविजन वीडियोज। मैंने हर टॉपिक को वहाँ पे बहुत ही अच्छे ईजी तरीके में अलॉन्ग विद गुड नोट्स आपको रिवाइज कराए हैं, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन केस यू नीड इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड और चैनलाइज थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग आर। ऐसे कौन से स्टेटमेंट होते हैं जो आपकी थिंकिंग को गाइड करते हैं और चैनलाइज करते हैं? ठीक है, वो है आपके पॉलिसीज, मतलब कि जो भी आपके रूल्स पॉलिसीज वगैरह होंगे उसी से रिलेटेड जो है आप कोई चीज़ जो है डिसीजन ले पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि ए के प्रोडक्ट पे चेंज होने पे बी की प्राइस में चेंज होना, या बेसिकली दो रिलेटेड गुड्स के बीच में कोई आपस में चेंज होने की वजह से एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, लाइकवाइज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस नहीं है, प्राइस इलास्टिक होती है। देन यू हैव चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। ओके, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड, दिस इज करेक्ट। अगले गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, so answer number third is correct. Then we have, which of the following is not a determinant of demand? इनमें से डिमांड किससे हम पता नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, तो प्राइस ऑफ गुड ऑब्वियसली, इससे तो डिमांड पता चलती है। कंज्यूमर की इनकम डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। ठीक है, फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस, इससे भी डिमांड का पता चलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिमांड का कोई पता नहीं चलता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं, प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन डिमांड का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1। और जो आपका राइट सीक्वेंस होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैट्रिक्स का, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, फिर कम्युनिकेशन, देन कोलैबोरेशन, देन नॉलेज एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, प्लीज राइट इट डाउन। बस आपको बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैट्रिक्स करके आप हेडिंग डालोगे और फिर क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, नॉलेज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल राइट इन ऑर्डर एंड यू आर गुड टू गो। ओके, चलिए, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? इसमें से डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म क्या नहीं है? ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट डेफिनेटली, जेंडर डिस्क्रिमिनेट, नॉट जेंडर बट इन ह्यूमन बिहेवियर है तो ऑब्वियसली इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्लूजन, अगर आप किसी को हटा दे रहे हो किसी काम से, ये भी जो है ये भी आपका डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ये भी आपके डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। किसी को इंटिमिडेट करना, मतलब किसी को कोई भी काम फोर्सफुली कराना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, आपके ग्रुप की सिनर्जी कैसी है, मतलब कि कभी कभी आपको एक ग्रुप में तब भी काम करना पड़ता है जब आप वहां पे काम नहीं करना चाहते। ठीक है, या आपकी ग्रुप की सिनर्जी प्लस या माइनस होना, दैट इज ग्रुप कोहेसिवनेस, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर करेस्पॉन्ड्स टू द स्टेटमेंट
discretionary behavior that contributes to the psychological and social environment of the workplace। हमको बताना है कि इन behavior में से कौन सा behavior ऐसा होता है जो आपके psychological या social environment को जो है discrete करता है, बताता है, ठीक है। So individual behavior is not related to social environment, तो ये नहीं होगा। Group behavior is not related to your inner psychology and all of that, तो ये नहीं होगा। Group dynamics is altogether a different topic, so the correct answer here is organizational citizenship behavior, ठीक है। और ये आपको एक नया टर्म देखने को मिला है एग्जाम में। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर जो है ये आपके आपका कंट्रीब्यूशन बताता है साइकोलॉजिकली कि आप सोशल एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस में कितने ज़्यादा ओपन हो, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिटीजन्स का बिहेवियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question is, which of the following concept relates to the statement a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions to give meaning to the environment? ठीक है, अब बहुत ही इजी सवाल है। सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपको जो है किसी भी इंडिविजुअल के एक ऐसे प्रोसेस को समझा रहा है, डेफिनेशन, जो एक इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है और अपने सेंसरी इंप्रेशन के थ्रू उसका कोई ना कोई मीनिंग बनाने की कोशिश करता है। द करेक्ट आंसर इज परसेप्शन, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज क्लियरली डिफाइनिंग परसेप्शन, मतलब कि आप किस तरीके से नॉलेज लेते हो, अपने अंदर इंफॉर्मेशन लेते हो, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, और आप किस तरीके का उसका इंटरप्रिटेशन बनाते हो, वही आपका क्या होता है, परसेप्शन। Next question here is, which of the following is not a method of performance appraisal? 360 डिग्री होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, बार्स जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड, तो कौन सा नहीं है? आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज हालो इफेक्ट, ठीक है। प्लीज बेयर विद माय मार्किंग स्किल्स बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस सेटअप, तो ऑब्वियसली इट माइट बी लिटिल इरिटेटिंग फॉर यू बट आई एम वर्किंग ऑन इट। तो करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे वो है हालो इफेक्ट, विच इज आंसर नंबर 3। ओके, चलिए बहुत ही इजी सवाल है। यहाँ से आपको एक्सपैट्रिएट का मीनिंग पूछा है, तो एक्सपैट्रिएट वो लोग होते हैं, पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो जो लोग बाहर के देश में रह के काम करते हैं, नॉन सिटीजन्स होते हैं किसी दूसरे कंट्री में और वहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट। एंड विद दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला जो है आपका INTUC, विच इज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इंडिया का ट्रेड यूनियन है, तो ये तो है, तो दिस इज नॉट द आंसर। देन यू हैव CITU, ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इंडियन सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, तो ये तो है, ठीक है। देन BMSSC और भारतीय मजदूर संघ, ये भी ट्रेड यूनियन है, ठीक है। अब जो आपका ये द एफ्लो-CIO है, ये USA का ट्रेड यूनियन है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द HR ऑडिट। यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें से एक जो है वो HR ऑडिट का नहीं है, तो वी हैव टू गेस दैट, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है HR के ऑडिट में, डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो देयर। मैंडेट बेनिफिट्स, ऑब्वियसली दे हैव टू लुक आफ्टर। बैलेंस स्कोर कार्ड इज नॉट देयर इन there in HR audit because that is for overall employees development and growth, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरर अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा इज टर्म्ड एज, मतलब कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दो या उसका उल्टा कर दो, तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं? द एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। रीजन बीइंग कि आपको प्रिंसिपल का एरर हो गया, आप रेवेन्यू की जगह कैपिटल मेंशन कर रहे हो और कैपिटल की जगह रेवेन्यू, ठीक है। तो इस एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट ड्यू टू अवॉइडेबल कॉजेज आर ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स और अकाउंट, मतलब कि जो आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट होता है, मतलब कि वो कॉस्ट जो आप आइडियल टाइम से निकाल सकते थे और जो अवॉइडेबल कॉसेज की वजह से हुआ है, इसको आप कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करोगे? सो द करेक्ट आंसर इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। Next is, which ratio measures the amount that investors are willing to pay for each rupee of earnings
वेयर हायर द रेशो द लार्जर द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द फर्म। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रेशो होता है जो बताता है कि इन्वेस्टर जो है वो कितना पैसा देना चाहेगा पर रुपी ऑफ अर्निंग। ठीक है, और ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हायर रेशो होता है उतने ही ज़्यादा लार्जर इन्वेस्टर्स जो हैं कॉन्फिडेंस दिखाएंगे आपके फर्म में इन फ्यूचर टू इन्वेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, पीई रेशो। ये फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स को शो करता है एंड ऑल्सो शोज कि हाउ मच मनी वन कैन मेक बाय इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो ये रेशो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फर्म में इन्वेस्ट करने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस ओनली। जहाँ पे ओनली लग गया ना, ये तो समझो कि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ रिजिड थिंग कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ करेगा। तो ऐसे ही आपको आंसर जो है, आंसर नंबर 4 वो करेक्ट है। इट इज़ अबाउट प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एनपीवी विच इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर विच इज योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिव डिफरेंट रैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ डिस्पैरिटी दैट अराइजेस व्हेन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट में दोनों एनपीवी और आईआर लगा रहे हो और दोनों की रैंकिंग्स जो हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसे आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है साइज डिस्पैरिटी की, मतलब कि जो प्रोजेक्ट के साइज होंगे दोज आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, जिसकी वजह से आपके आंसर्स जो हैं वो प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, और अलग अलग डिस्पैरिटी जो है वो अराइव हो रही है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। Next question we have in here is what is the cost of capital? The cost of capital कहाँ पे सही से define किया हो गया है? The fee required to sell stock, नहीं, it's not a fee, तो ये नहीं होएगा. The amount you pay to be an investor, this is also not a correct explanation. Then the required rate of return to appease the supplier of a certain kind of funding to be utilized in the organization. This sounds correct and also makes the correct sense. So the correct option here is option number 3. ठीक है, अब the sum required to finance a specific purchase, no, this is also not what is cost of capital. ठीक है, cost of capital मतलब कि required rate of return को अपीज करना जिससे सप्लायर जो है वो certain kind of funding को यूटिलाइज कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, चले अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल, एमएम थ्योरी के अकॉर्डिंग शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा। ठीक है, एंड लुक एट द ऑप्शंस नाउ। चेंज आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये उन्होंने नहीं बोला था, ये काट देंगे। चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन टैक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट स्टेटेड। विल चेंज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, नो, हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट स्टैटिक रहेगा और कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यही बोला था। तो वो बोल रहे थे कि मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो अनचेंज ही रहेगा भले ही आप डिविडेंड दो या ना दो। ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ मर्जर, मर्जर का एडवांटेज इसमें से क्या नहीं है। इंक्रीज मार्केट शेयर ये है, सिनर्जी ये भी है, डाइवर्सिफिकेशन ये भी है, इंक्रीज कंपटीशन ये नहीं है बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग कंपटीशन एज यू कमिंग अलोंग विद अनदर सिमिलर फर्म एज योर्स। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्मॉल इंटरमिटेंट असोल्ट ऑन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट हेल्ड बाय द कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें से आप कौन सी चीज़ को कैरेक्टराइज कर सकते हो जो स्मॉल या इंटरमीडिएट मार्केट या बिजनेस ओनर्स करते हैं टू असॉल्ट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, कॉम्पिटिटर्स को असॉल्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, ये आपने पहले भी सुना होगा, जब भी कोई स्मॉल या इंटरमीडिएट असॉल्ट होता है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स पे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा आपको नीचे गिराने के लिए, तो उसको हम गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस दैट डील्स विद द लॉन्ग रन फ्यूचर ऑफ एन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का जो आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए लेना पड़े। ठीक है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आपका डिसीजन है वो डायरेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, रेयर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी स्ट्रैटेजिक डिसीजन की। इनवेरिएबिलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी क्योंकि डिसीजन जो है वो वेरिएबल होगा और इवन कमिंग फ्यूचर जो है वो भी वेरिएबल होगा क्योंकि कुछ भी स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इज
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो वर्ड जहाँ पे नॉट आ जाता है ना, उस पर बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको आता जाता आप गलत कर दोगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक करोगे तो, ठीक है। So next question we have in here is encouraging customer switching to a brand is, जब भी आप कस्टमर को encourage करते हो कि वो अपना ब्रांड स्विच कर दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स प्रमोशन नहीं, सेल्स प्रमोशन में हम शॉर्ट टर्म सेल्स जनरेट की कोशिश करते हैं, पब्लिसिटी में हम बिना किसी पेमेंट की ब्रांड की इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं ब्रांड के बारे में। और लास्ट है आपका पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे हम कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ब्रांड को स्विच करने पर या हमारे ब्रांड को खरीदने पर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, ओके। अगला क्वेश्चन है अ चैनल स्ट्रक्चर इन विच प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम। ऐसा कौन सा चैनल होता है जिसमें आपके प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर तीनों जो है एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करते हैं, और उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम चैनल, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल था, इसलिए बोल रही हूँ नोट्स बनाइए, आपको बहुत आसानी होगी ये सारी चीज़ें याद रखने में, ठीक है। चलिए, next question we have in here is which of the following is not a part of 4 P's in marketing mix। तो 4 P's आपको पता ही है यार, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है अगला, तो वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज एक्चुअली, व्हाटएवर। चलिए, next we have a barrier to the matching of expected and perceived service levels caused by unwillingness of service provider to provide the necessary resource is, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल साउंड कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा है कि ऐसा कौन सा बैरियर होता है जिसकी वजह से एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी अनविलिंगनेस की वजह से सर्विस को प्रॉपरली तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इनएडिक्वेट रिसोर्स बैरियर, मतलब कि आपके पास रिसोर्स इनफ नहीं है जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा सको। तो कभी कभी आप देखोगे ना, आपको बहुत भारी भरकम लग रहा है स्टेटमेंट, आप नहीं डिकोड कर पा रहे हो, ट्राई टू मैच द वर्ड्स एंड मीनिंग फ्रॉम द क्वेश्चन एंड डिकोड द आंसर देयर एंड देयर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ के जाओ या आपको वर्ड टू वर्ड याद हो, ओके। एंड whatever gonna get you through net and GRF is your mindset and presence of mind at that moment, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि कौन सा बैरियर होता है, जो आपकी मैचिंग एक्सपेक्टेड सर्विस लेवल जो है उसको नहीं पूरा कर पाता, क्योंकि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नेसेसरी रिसोर्सेज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इनएडिक्वेट रिसोर्स बैरियर हियर, ओके। चलिए, next question, a relatively large, low cost, high volume self service operation designed to serve the consumers need for household product is। तो बोल रहे हैं कि एक relatively large, low cost, high volume self service operation जिसको डिजाइन किया गया है कंज्यूमर की नीड्स को सर्व करने के लिए स्पेसिफिकली फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो उसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सुपरमार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती है अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड थिंग्स, तो ये नहीं आएगा। कन्वीनियंस स्टोर इज मेजरली टू प्रोवाइड यू कन्वीनियंस, ठीक है, मतलब आपके घर के बहुत पास हो, 24/7 ओपन हो, बट इट इज़ नॉट लार्ज स्केल, ओके। देन यू हैव सुपर स्टोर, सुपर स्टोर्स आर स्पेसिफिकली फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, और वो मतलब मेजरली जो है उनका कोई एक नीश होता है एज अलॉन्ग विद अदर थिंग्स दे आर ऑफरिंग यू टू, तो इसलिए सुपरमार्केट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू न्यू फॉर्म्स, कलर, साइज और फ्लेवर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी इज कॉल्ड। मतलब कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड में कोई नया फॉर्म, कलर, साइज, फ्लेवर या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ऐड ऑन लॉन्च कर रहे हो, तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लाइन एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब कि आप एक ही तरीके का प्रोडक्ट जो है उसमें और वेरिएंट्स लाते जा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, अब उसके नीचे कुछ और एक नया वेरिएंट आ गया, फिर कुछ और एक नया वेरिएंट आ गया, फिर कुछ और एक नया वेरिएंट आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन एक्सटेंशन, ओके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन वेयर काई स्क्वायर शुड नॉट बी अप्लाइड। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा या सिचुएशन होगा जहाँ पे आप काई स्क्वायर को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आप देखिएगा कोई स्टेटमेंट होगा जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। चलिए, अब हम शुरू से पढ़ लेते हैं। ये टेस्ट तब अप्लाई हो सकता है इफ देयर आर 2 सेल्स एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच सेल शुड बी 5 और मोर, ठीक है। तो 5 और मोर से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, करेक्ट है।
तो काई स्क्वायर लगा सकते हैं। देन सैंपल्स ऑफ एटलीस्ट 50 ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ड्रॉन, ये भी करेक्ट है, इतना तो चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा इफ नंबर ऑफ सेल्स आर मोर देन 2 एंड मोर देन 20% ऑफ द सेल हैव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5, ठीक है। नाउ दिस इज एनीथिंग लाइक दिस हैज 50 थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पे 5 इन्फॉर्मेशन दी है, सब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कुछ भी क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा है, तो यही डाउटफुल है और मुझे यही आपका आंसर लग रहा है अभी तो फिलहाल। अगला भी देख लेते हैं, डेटा शुड बी एक्सप्रेस इन ओरिजिनल यूनिट्स, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे तो जो है काई स्क्वायर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे काई स्क्वायर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, वो है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज इट्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी, ऊपर के 3 एलिमेंट्स को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, इट्स नॉट करेक्ट एट द सेम टाइम, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज योर करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट के रूल से सॉल्व होगा, मतलब कि जब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को हम सोल्व करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे तो इन दोनों का समेशन जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब पहला जो है आपका 0.8 इंटू 0.8, इनिशियली यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई, तो 0.8 इंटू 0.8 इज 0.64, तो ये वैलिड है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो 1.2 इंटू 0.8 होएगा, तो दैट इज ऑल्सो 0.96, ये भी वैलिड है, ये वाला भी वैलिड ही है, सेम ही आंसर आएगा इसमें इन तीनों में, तो ये तीनों वैलिड है। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इज मोर देन 1, ओके, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 1.44, तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है एज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ एक्सीड्स 1, ओके। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जस्ट क्वेश्चंस गेट वेरी इजी टू सॉल्व व्हेन यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड इट, एट द सेम टाइम काफी कंफ्यूजिंग व्हेन यू नॉट अवेयर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन, बोल रहे हैं कि टाइप 2 एरर कब अकर होता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, ये टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपका एच ओ नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, वहां पे आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होती है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो वो आपका टाइप 1 एरर होता है, ठीक है। दोनों ही केस में हम नल हाइपोथेसिस के ट्रू या फॉल्स होने की बात कर रहे हैं, और अगर फॉल्स है और एक्सेप्ट करी तो टाइप 2, और अगर ट्रू है और रिजेक्ट कर दी तो टाइप 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, मतलब कि यहाँ पे नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। दिस इज नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से ही किया जाता है, ठीक है। जजमेंट आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, पर्पसेस आपका नॉन प्रोबेबिलिटी, मल्टी स्टेज इज अ रैंडम मेथड ओनली, बस ये है कि हम बहुत सारे स्टेजेस में डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ओके, रैंडमली, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 विच इज योर चलिए आप नेक्स्ट वी हैव इन डिजाइनिंग एन एजेंट इन AIPEAS स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिजाइनिंग एजेंट है PEAS, उसमें क्या फुल फॉर्म है ये पूछा गया है, तो दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे PEAS जो है उसका करेक्ट आंसर है परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स, ठीक है। और यही जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, तो दैट इज वाई PEA स्टैंड फॉर, क्विकली राइट दिस इन योर नोटबुक एंड रिवाइज इट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, इवन मोर देन द डायरेक्ट थ्योरी यू हैव रेड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड रॉयल्टीज ऑन ट्रेड मार्क्स हेल्ड अब्रॉड आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि आपको ये बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना भी हम आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हैं, रॉयल्टी रिसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में शो करेंगे, तो वो है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। BOP के अंदर जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है उसके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रॉयल्टीज को शो करते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका जो भी करंट क्या बोलते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और रिजर्व अकाउंट में आपके रॉयल्टीज ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लियोंटिफ पैराडॉक्स ने कौन सी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, और ये चीज़ मैंने आपको रिवीजन वीडियो में बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझाई है, तो इनकेस अगर आप नहीं देख चुके हैं वो ऑलरेडी, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। द गोना स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन अलॉट, ठीक है। तो लियोंटिफ पैराडॉक्स जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बोलती है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना रहे हो तो उसको एक्सपोर्ट करो, लेबर इंटेंसिव आपकी कंट्री है तो वो वाले गुड्स एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ पे इन्होंने यूएस को कैपिटल इंटेंसिव जो है वो सिग्निफाई किया था, लेकिन लियोंटिफ पैराडॉक्स ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोला था कि यूएस खुद लेबर इंटेंसिव कंट्री है, जहाँ पे हमको बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव गुड और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, countries try to hold the value of their currencies within some ranges against an important reference currency or a basket of currency is referred to dirty float system। मतलब कि जब भी एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी को एक पर्टिकुलर रेंज के विद इन होल्ड करने की कोशिश करेगी इन कंपैरिजन टू अ बास्केट ऑफ करेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोट सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है एंटरप्रेन्योर्स को, इंट्राप्रेन्योर्स को जो है। इंट्राप्रेन्योर्स वो प्रेन्योर्स होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग कल्चर एंड क्लाइमेट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम, बिल्डिंग कॉम्पिटेंस इज इम्पोर्टेंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज नॉट इज लर्निंग साइन लैंग्वेजेस, ओके। Literally I'm stuck in with this thing, but yeah, the correct answer here is your option number 4, which is learning sign language. चलिए question number 88 is which of the following is the example of social entrepreneurship। इनमें से कौन सा social entrepreneurship का example है, ठीक है। so the correct answer here is सुलभ इंटरनेशनल, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है, ओके। यहाँ पे ये सोशल वर्क करके जो है, यहाँ पे इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है बट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। रेस्ट आर योर बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। मतलब बेसिकली आपको ये फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, भाई ये तो नाम में ही लिखा है, अगला भी ये भी है, और फोर्थ वाला नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये भी है। कौन सा नहीं है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, भाई ये तो कोई ऑप्शन पढ़ के भी बता देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ स्टार्टअप फर्म्स। इनमें से कौन से स्टार्टअप फर्म नहीं है, ठीक है। तो पहला है आपका सैलरी सब्सटीट्यूट फर्म। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो बताती है कि हम सैलरी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फर्म को प्रॉफिट कमा के, तो एंटरप्रेन्योरशिप को जो है शो करती है। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल फर्म, मतलब कि जो पर्टिकुलर लाइफस्टाइल बेस पे बनी होती हैं, इंसान अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो है वो काम चूज कर सकता है। तो अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्टिक वे से पैसा कमा सकता है, दैट इज अ वे ऑफ स्टार्टअप फर्म, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल फर्म तो होते हैं। ऑर्डिनेंस फर्म आर नॉट स्टार्टअप फर्म्स, दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वंस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑर्डिनेंस फर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following steps in correct logical sequence to explain how indifference curves are derived, ठीक है। तो indifference curve कैसे derive होता है उसका हमको logical sequence जो है वो बताना है, ठीक है। अगेन इन माय रिवीजन वीडियो ये टॉपिक मैंने आपको कई बार बहुत एम्फेसिस के साथ एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। पहले हम कंज्यूमर के प्रेफरेंस को रैंक करते हैं दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स में। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका ऑप्शन नंबर बी है, और इसी के साथ आप करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर लोगे, ठीक है। तो एक भी चीज अगर आपको क्लैरिटी से पता है तो करेक्ट आंसर आप लगा के आएंगे, ठीक है। तो पहले हम रैंक करते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंस को, उसके बाद कंज्यूमर जो है उसके कॉम्बिनेशन को हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे जो उसको सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा हर लेवल पे। फिर उसके बाद हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व जो है वो बनाएंगे, ये सारे डॉट्स को जोड़ के जो आपने प्लॉट किए हैं, ठीक है। और लास्टली कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट में होगा, एंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलिए अब हम बात करेंगे कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपके फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है।
लिटरली आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक, लेकिन ये समझ लो ये आपका टॉप मैनेजमेंट है और उसके नीचे बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है डेफिनेटली, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है। एक कोई भी लीडर होगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉबेबली इक्वल पावर होगी। तो ये तो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, नहीं नहीं ये गलत है। ये आपका टॉल स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर में वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि एक के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फिर इम्पर्सनैलिटी नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी देयर, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ टॉल स्ट्रक्चर फिनोमिना। फिर उसके बाद लेस एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन लाइन, दिस इज ट्रू, क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है, बहुत सारी हायरार्की नहीं है बीच में, तो कम्युनिकेशन लाइन जो है कम होंगी। डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं ये भी गलत है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, टॉप टू बॉटम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी ओनली, ओके। चलिए, अब ये तो बहुत ही मतलब दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ केक, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ दूँ आपके ऊपर? ठीक है, आप इसका आंसर बता देंगे मुझे पता है, बट द करेक्ट आंसर फॉर यू राइट नाउ हियर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन फिर उसके बाद नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग, देन अडजॉर्निंग, ठीक है। बहुत बार बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस किया है ऑलरेडी क्लासेस में प्रीवियस, तो ये आपके लिए रिमाइंडर है अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो। मतलब द कंटेंट इज वेरी लाइक whatever you require to prepare for examination, like very exam appropriate, I can guarantee you that, because every single question seems familiar and like straight out of the classes I've taken. चलिए, अरेंज द स्टेप्स इन रैशनल डिसीजन मेकिंग, अगर आपको कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है तो वहाँ पे स्टेप्स क्या होंगी। अब रैशनल रैशनल देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, रैशनल मीन समथिंग वेयर यू डोंट इन्वॉल्व लॉट ऑफ इमोशन, तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। पहली चीज़ देखेंगे, एवेलुएट द अल्टरनेटिव, नहीं। डेवलप द अल्टरनेटिव, नहीं। एलोकेट वेज, नो। आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, नो। डिफाइन द प्रॉब्लम, ये आपकी सबसे पहली स्टेप होगी। मतलब आपको जो डिसीजन लेना है, पहले आप प्रॉब्लम तो बताओ क्या है, और इसी के साथ आपको जो है पहला ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे ई पहले आ रहा है और आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब आप अपनी पहले प्रॉब्लम डिफाइन करोगे कि दिक्कत क्या है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे डिसीजन क्राइटेरिया कि आपको कहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उसके बाद आप एलोकेट करोगे अपनी क्राइटेरियाज को स्पेसिफिकली कि आप किसको कितनी वेटेज देना चाहते हो, कौन से ऑप्शन को, ठीक है। उसके अलावा आप फिर ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करोगे कि इसके अलावा कौन सा और चीज़ जो है यहाँ पे देखी जा सकती है, और लास्टली अपने ऑल्टरनेटिव को एवेलुएट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप पहला भी स्टेप प्रॉपरली श्योरिटी के साथ डिकोड कर लो तो कई बार कितना आसान बन जाता है सही आंसर गेस करना, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग एन HRIS विच इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अरेंज करना है कि आप क्या स्टेप जो है वो फॉलो करोगे। तो पहले आप आइडिया को इंसेप्ट करोगे, कोई नया आइडिया के बारे में सोचोगे, उसके बाद अगेन अब अगर आपका पहला स्टेप ए होने वाला है तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, राइट। अब यहाँ पे देखो आप ABC तो कॉमन ही है दोनों में, तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी फीजिबिलिटी स्टडी होगी, फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम होएगा, उसके बाद आपको डी और ई में चूज करना है, ठीक है। फिर वेंडर एनालिसिस और डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करोगे ना कि आपको कितनी बड़े सेटअप की ज़रूरत है, कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, उसके बाद ही तो आप वेंडर का एनालिसिस करोगे कि कौन सा वेंडर जो है वो आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएगा। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ABCED, ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलिए, अगेन स्टेप्स, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम के स्टेप्स क्या होंगे हमको ये बताना है। तो पहले हम देख लेंगे पहला क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, नहीं। कंपैरिजन, ये तो बात की बात है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बजट की फैक्टर्स, पहले तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करोगे ना, तो आपका पहला स्टेप सी बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा क्योंकि तीनों में सी है पहले ऑप्शन में। अब आगे देख लेते हैं सी के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो सी के बाद अगला जो है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये तो नहीं आएगा। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये तो प्रॉबेबली आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। अब सी के बाद क्या आएगा ये अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने जब स्टेब्लिश कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अपना बजट प्रिपेयर करोगे आप, तो सी के बाद ए आ जाएगा, ठीक है। सी के बाद ए के बाद कंपेयर करोगे अपने बजट के परफॉर्मेंस को एक्चुअल बजट के फिगर्स से, ठीक है। तो फिर CAB हमको मिल गया, और CAB के साथ ही आपको अपना करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है
2, ओके। फिर CAB के बाद आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करोगे और फिर टिकिंग कोरिलेटिव एक्शंस, ओके। तो क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बार भी बैठ के रीड कर लो ना तो आई थिंक आप खुद आंसर तक पहुंच ही जाओगे यार, इतना मुश्किल नहीं है। इतनी बार मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो, आपको भी ऐसा लगे कि आई कैन डू इट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विन द वॉर व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट दैट यू गोना विन रादर देन एक्चुअली विनिंग इट, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर ये चीज़ बैठा लोगे कि मेरे से हो पाएगा, इट्स ईजी, आई विल बी एबल टू डू इट, मेजॉरिटी ऑफ द वॉर इज ऑलरेडी सॉर्ट आउट देयर एंड यू हैव ऑलरेडी वॉन इफ यू वॉन इन योर माइंड, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन है, अगेन सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ भी हो उसके स्टेप्स मत छोड़ो, कुछ भी हो उसका सीक्वेंस मत छोड़ो, क्योंकि आपको फ्री के मार्क्स दिलाते हैं। कोई सा भी टॉपिक है उसके स्टेप्स जरूर करके जाना, थोड़ा भी आइडिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम फिर से मैचिंग कर लेते हैं। स्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली पहले आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना होता है, तो ए जो है आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। आप उसके बाद कॉस्ट को मेजर करोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कि अगर आपको कोई भी एक वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप उसके क्या स्टेप्स फॉलो करोगे वो यहाँ पे देखते जाओ और होता जाएगा। फिर आइडेंटिफाई वेरिएंस एंड कॉज ऑफ वेरिएंस, ये तो आखिरी का काम है, या फिर ये अभी तो बीच में तो नहीं आएगा ये, ठीक है। फिर डिस्पोजिंग द वेरिएंस टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स, ये भी लास्ट में ही आएगा। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल, ये आएगा आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ABE, अब ABE दो जगह है तो और आगे का देख लेते हैं। ABE, उसके बाद आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कॉजेज ऑफ वेरिएंस और उसके बाद वेरिएंस के कॉस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दोगे प्रॉफिट सेंटर में। तो इसी के साथ जो आपका करेक्ट आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर 1, ABECD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब कैपिटल बजटिंग का सीक्वेंस हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली आपका पहला स्टेप हो जाएगा। तो ए जो है वो आपका पहला स्टेप है, उसी के साथ आपको इजीली आंसर मिल जाएगा क्योंकि दूसरे किसी ऑप्शन में ए है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे के स्टेप्स देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद असेंबलिंग ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट, ये आपकी दूसरी स्टेप हो जाएगी। फिर डिसीजन मेकिंग कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ जाना है। फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल बजट एंड अप्रोप्रिएशन एंड लास्टली इम्प्लीमेंटेशन, और आप इजीली इसका आंसर जो है वो लगा पाए होंगे। चलिए अगेन मतलब लिटरली यहाँ पे जो हम मेरे पास, ऐसा मत समझना कि ऐसे आपके पास छड़ी लग जाएगी प्रोसेस की। ये जो है वो क्वेश्चन आईडी का सीक्वेंस्ड वर्जन है, आपके पास जम्बल्ड आएगा, तो डरना मत, घबराना मत, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे पेपर में, तो आपको इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग या बर्डनसम नहीं लगेंगे, ओके। चलिए अब अरेंज द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आपको पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। मल्टीप्लाई वेट, ये तो आगे की कहानी हो जाएगी। ऐड ऑल वेट, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग, भाई पहला वर्ड जहाँ देखिए ये आपकी पहली स्टेप है मेजॉरिटी ऑफ द सिनारियोज में, ठीक है। तो आपको पहले इंडिविजुअल सिक्योरिटी के वेट्स जो है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, इसी के साथ सी जो है आपका पहला स्टेप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने वेज जो है वो एसेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मतलब कोई इक्विटी शेयर जो है वो 20% का है, तो आप उसके 20% को उस इक्विटी शेयर के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो CA हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपको मिल जाएगा अपना करेक्ट आंसर, लेकिन आगे के स्टेप भी देख लेते हैं। उसके बाद आप सारे वेटेड रिटर्न्स को जो है ऐड कर दोगे जो भी आपने कैलकुलेट किया, और लास्टली आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलिए again, arrange the following 5 steps of resource based approach to strategy analysis proposed by Grant. स्ट्रैटेजी एनालिसिस की जो स्टेप्स हैं जो ग्रांट ने प्रपोज किए हैं उनको यहाँ पे हमको सीक्वेंस में लाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले आइडेंटिफाई जो कीवर्ड बताया वो दो जगह है, तो देख लेते हैं पहला पहले आएगा या ई पहले आएगा। आइडेंटिफाई रिसोर्स गैप, ये तो आपका एवेल्युएशन वाला है, तो लिटरली आखिरी में आ जाएगा। और ई अगला देख लेते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द फर्म्स रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो बनेगी। और ऊपर वाला जो है वो इवैल्यूएटिव है, तो ये लिटरली आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो इसी के साथ ई और ए फर्स्ट और लास्ट के साथ ही आप अपना आंसर जो है यहाँ पे डिकोड इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन लिटिल एक्स्ट्रा एट दैट मोमेंट एंड ट्राई टू कम टू एग्जैक्ट आंसर बाय व्हाटएवर हुक और क्रूक यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। अब बीच के स्टेप्स भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई फर्म रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड अवेयरनेस, उसके बाद आ जाएगा कंबाइन द फर्म स्ट्रेंथ
into specific capabilities, then appraise the profit potential and capabilities in terms of their potential, then select the strategy that best exploits, and lastly identify resource gaps. Okay, चलिए अब नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बायर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो बायर डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजमेंट में एक चीज गांठ बांध के रख लो, सारी स्टेप्स आपने रिवाइज करके जानी है. ठीक है, कुछ भी हो, वो कोई सा भी टॉपिक हो. ठीक है, पॉसिबल अगर उसमें स्टेप का कोई भी फंडा बन सकता है, खुद से बना लो और याद कर लो यार. ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान है वैसे, बायर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, अपनी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करोगे. तो सी जो है आपका पहला ही स्टेप बनेगा यहाँ पे. उसी के साथ आपको इजीली आंसर मिल जाएगा यार. मतलब कितना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है. ठीक है, मतलब आप थोड़े से भी फोकस्ड हैं तो नेट जारफ मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड द करेक्ट अप्रोच. राइट, तो नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका evaluation of alternatives, then purchase decision and then post purchase behavior. Very easy, 2 marks. चलिए, arrange the steps of designing a distribution logistics system. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है उसकी स्टेप्स देखें हम. तो पहले देख लें फाइंडिंग आउट व्हाट द कस्टमर एंड चैनल वांट. ये तो फाइंडिंग आउट प्रॉबेबली बाद की स्टेप होगी जहाँ तक है. ठीक है, आर्टिकुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब आर्टिकुलेटिंग का मतलब और सिनोनिम होता है आइडेंटिफाइंग. तो ये एग्जैक्टली जो मैंने आपको रूल बताया उस हिसाब से आपकी पहली स्टेप होनी ही चाहिए विदाउट इवन रीडिंग द होल थिंग. ठीक है, तो बी हम कंसिडर कर लेते हैं आवर फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कस्टमर के चैनल्स और उनको किस तरीके से प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है. तो बी के बाद ए आ जाएगा आपका. ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ सिस्टम, ये तो बात की बात है, इसको रख देते हैं. फाइंडिंग आउट व्हाट कॉम्पिटिटर्स डू, ये आपका डी जो है ये थर्ड स्टेप बन जाएगा. तो उसी के साथ आपको मिल चुका है बी ए डी. ठीक है, अब बी ए डी जहाँ आपको मिल रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद आप जो है कॉस्ट ऑफ सर्विस को कैलकुलेट कर लोगे, ऑप्टिमाइज कर लोगे. लास्टली प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, ये आपकी लास्ट स्टेप हो जाएगी. इसी के साथ आंसर नंबर 4 इज करेक्ट. चलिए, नो मोर स्टेप्स क्वेश्चन आ रहे यार, दीज आर नॉट एंडिंग. चलिए चलिए, आई थिंक प्रॉबेबली इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टेप्स की कितनी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में. आप देखिए हम लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं एंड दीज आर ऑल स्टेप्स. ओके, चलिए अब सीक्वेंस द स्टेप ऑफ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. ठीक है, वोगल की अप्रोक्सीमेशन मेथड का करेक्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे. फिर आइडेंटिफाई फाइंड, पहला ये ढूंढने की कोशिश करो. फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू अनएलोकेटेड लीस्ट कॉस्ट सेल्स, तो ये आपका पहला स्टेप बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद you have select largest differences of the row and column, then you have assign largest quantity as per rim requirement. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज होना आपका बिल्कुल बनता है. द करेक्ट आंसर हियर इज सी बी ए डी ई. ठीक है, आप यहाँ पे एलिमिनेट द रो एंड कॉलम, मतलब कि एक जैसे कैलकुलेशन आप करते हैं उस हिसाब से अगर आप उस सीक्वेंस में जाओगे तो शायद आप इसका आंसर करेक्टली जो है वो लगा पाओ. ठीक है, लास्टली आ जाएगा चेक ऑल रिम रिक्वायरमेंट कंडीशंस आर मेट और नॉट. ठीक है, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केस बेस्ड रीजनिंग. ठीक है, तो केस बेस्ड रीजनिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये हम देख लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो कोई सा भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो या केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, इट ऑलवेज बिगिंस विद यूजर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम. तो फर्स्ट स्टेप तो आपकी जो है यहाँ पे ई हो जाएगी. ठीक है, बाकी देख लेते हैं. सिस्टम फाइंड क्लोजेस्ट फिट, नो. सिस्टम आस्क यूजर एडिशनल क्वेश्चंस. ठीक है, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम पता चलती है उसके बाद आप कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है वो पूछोगे. इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 आपको 2 स्टेप डिफाइन करते ही मिल जाएगा करेक्ट. ठीक है, और देख लेते हैं फिर सिस्टम जो है वो डेटा पे रीच करेगा सिमिलर केसेस को देखने के लिए. देन उसके बाद सिस्टम फाइंड क्लोजेस्ट फिट्स एंड रिट्रीव सोल्यूशन, और जो भी पहले हो चुका है ऑलरेडी क्लोजेस्ट फिट जो है उसको देखेगी और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगी. और लास्टली सिस्टम मॉडिफाइज द सोल्यूशन, जो भी अभी करंट सिनेरियो उसके साथ मॉडिफाई करके बेटर वे में यूजफुल बनाने की कोशिश करेगी. ओके चलिए, अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर एन आइडिया. किसी भी आइडिया का क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो कैसे होएगा उसकी स्टेप्स हमको बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जर्मिनेट, जैसे सीड जो है वो पहले जर्मिनेट होता है, उसमें से पहले एक स्प्राउट निकलता है. ठीक है, तो पहली स्टेप होगी आपके जर्मिनेशन की. ठीक है, देन यू हैव जर्मिनेशन के बाद यू आर सपोज टू
कीप आई ऑन दैट और उसको आप आगे के लिए प्रिपेयर करोगे टू ग्रो लॉन्गर, तो फिर अगली स्टेप आ जाएगी आपकी प्रिपरेशन में आपको उसको एक करेक्ट एनवायरनमेंट देना होगा जहाँ पे वो जो है आगे ग्रो कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। ओके, देन यू हैव इल्यूमिनेशन, आप उसको इल्यूमिनेट करोगे, आगे उसको नर्चर करोगे, और लास्टली वेरिफिकेशन। ठीक है, so just like a plant growth, the creative process for an idea steps are basically your CABED. So your correct answer here is option number 2. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, नो बेसिकली नॉट, क्योंकि बहुत सारा अथॉरिटी बांट दी है तो पीपल माइट एंड अप शोइंग लॉट ऑफ डुप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हो जाएंगे यहाँ पे। देन रिड्यूसेस प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेड टेप, दिस इज करेक्ट, क्योंकि अब अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज है तो लोग वेरियस लेवल पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं रादर देन ट्रैवलिंग ऑल द वे टू टॉप मैनेजमेंट, तो बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप्स विच मे रिक्वायर्स इन क्राइसिस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दस नॉट गोइंग बी एनी काइंड ऑफ क्राइसिस। ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप तो है ही नहीं, वो सेंट्रलाइजेशन में होती है, यहाँ पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट आर बेटर अचीव। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हम बहुत श्योरिटी से नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सब कल्चर, राइट। तो इसलिए एम्बिवियस को भी अभी हटा देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ दो ही चूज करने हैं, तो विल गो फॉर द बेस्ट वन। देन आखिरी आपका इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है, विच इज करेक्ट, क्योंकि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो तो उसके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनने की वजह से उसको डेवलपमेंटल ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विच इज बी एंड ई ओनली। ओके, चलिए up next we have real factor demand pull inflection can be caused by, मतलब कि आपके जो रियल फैक्टर डिमांड पुल हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, कि मतलब फैक्टर डिमांड पुल और डिमांड जो है वो एकदम से किस तरीके से बढ़ सकती है, और इसका कोई करेक्ट आंसर है नहीं। एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था बिकॉज इट वाज वेरी इल फॉर्म्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में जो आपको ऐसा अंदाज़ा देंगे कि ये तो कहीं से भी कहीं तक सही नहीं लग रहा है, तो आप ठीक है उस टाइम पे कुछ भी मार्क करके आ सकते हैं। इवेंचुअली ये क्वेश्चन जो है वो चेकिंग के टाइम पे रीड्रॉप कर दिए जाते हैं, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। आपको या तो उसके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं किसी को, या फिर एडिशनली 2 नंबर सबको जुड़ जाएंगे। ठीक है, up next we have which of the following are the types of personality according to Holand's टाइपोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको होलैंड टाइपोलॉजी याद है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी होती है अकॉर्डिंग टू होलैंड्स टाइपोलॉजी। तो द करेक्ट आंसर हियर इज योर यू नो realistic, then he talks about people being investigative, and then he talks about people being social. ठीक है, extrovert and introvert is not part of the typology. ठीक है, so the correct answer here is option number 3 A B C only. Okay, चलिए आप नेक्स्ट भी आप विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो उसमें आपका टीम स्ट्रक्चर, वर्चुअल स्ट्रक्चर और बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, ए बी सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है और ये आपके न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स और सैम्पल स्ट्रक्चर आर ओल्ड। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लीकेशन ऑफ EHRM। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इनमें से किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में आप EHRM यूज़ कर सकते हो, सिलेक्शन में यूज़ कर सकते हो, ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पोर्ट और CPM जो हैं वो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दे आर फॉर एवेल्युएशन एंड एनालिसिस पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है अगेन ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 विच इज C D एंड E ओनली। ओके, चलिए up next we have which of the following acts were meant for labor welfare। लेबर वेलफेयर के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए थे? द फैक्ट्री एक्ट करेक्ट, ये था। देन एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट ये भी है। देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ये भी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर के प्रेफरेंस के लिए है, ना कि लेबर वेलफेयर के लिए। ठीक है, और कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करता है, नॉट लेबर डायरेक्टली। सो दिस इज इजी, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज A B C ओनली, ऑप्शन नंबर 1।
Next we have which of the following assumptions are central to the pecking order theory of capital structure. ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी को बैक कर रहे हैं. अब देख लेते हैं. मैनेजर्स हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर फर्म्स वैल्यू देन इन्वेस्टर. जहाँ पे मैनेजर्स जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. करेक्ट. asymmetric information exists between manager and investor. मतलब मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच में asymmetric मतलब कि accurate flow of information नहीं होता है. The insight manager has is completely different from what investor has. ठीक है. Then issuing equity indicates that the current share price is overvalued. This is also correct from your pecking order theory. ठीक है. Firm always aim for well defined debt equity target. नहीं, ये इसका target नहीं होता. और यहाँ पे इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग का भी कोई मेजर कॉस्ट रोल नहीं होता है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए बी सी. ठीक है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2. ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. अब सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा नहीं है. ठीक है. सो द फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ही एम्बिगुअस है. 2 ऑप्शन में ए सी और ए सी दिए हुए हैं और एनटीए ने भी इन दोनों आंसर को ही करेक्ट बोला है. ठीक है, तो कभी कभी जब एग्जामिनर ही गलती कर देता है तो बच्चों को लूप होल मिल जाता है ना. तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, दोनों करेक्ट दिए हुए हैं. देख लेते हैं एक बार. तो ए आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल रिप्रेजेंट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग. डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ इक्विटी. इट गिव्स यू the owner's proprietorship also. At the same time the dividend is your preferred. तो आपको बिल्कुल इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता. सो दैट इज करेक्ट. ओके. Then second is preference capital carries definite legal obligation. No, it's not correct. Then retained earning represents the profit flowed back in the business. This is definitely correct. Retained earning मतलब कि आपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है, और इसी के साथ आपका ए और सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. चलिए यहाँ पे हमको क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे करते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेल करना ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. फिर कलेक्टेड बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर. दिस इज करेक्ट. ये आपका डे टू डे एक्टिविटी है, बिल्स रिसीवेबल को कलेक्ट करना कस्टमर से. देन परचेजिंग बिल्डिंग ये भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. पेड टू सप्लाई. दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि आप सप्लायर्स को भी तो पैसा डे टू डे बेसिस पे और डेली बिजनेस ऑपरेटिंग के लिए दोगे. ठीक है. फिर इक्विटी शेयर को इशू करना प्रीमियम पे, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हुआ बी और डी, विच इज ऑप्शन नंबर 3. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स इनमें से कौन कौन से हैं. ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो करंट एसेट होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, ये करेक्ट है. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल एसेट हैं तो ये करंट एसेट्स होंगे. बिल्स पेबल आपको किसी को पैसा देना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी. इसी के साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. अब हमको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम डिजाइन. कुछ रेलेवेंस समझ भी नहीं आ रहा है इतना, तो अब इसको होल्ड पे रखते हैं. बाइंग अ पुट ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू बाइंग इंश्योरेंस. दिस इज करेक्ट क्योंकि हम फ्यूचर को इंश्योर करके कोई भी चीज को जो है खरीदते हैं. तो बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. The cost of carry is not the cost of holding a security. That is incorrect क्योंकि carrying cost is only the cost of holding a security. ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है. फिर the difference between the spot price and the future price is called the basis. This is correct information. जो आपकी spot price और future price के बीच का difference होता है उसको हम क्या बोलते हैं, basis बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमको already I think 2 जो है वो मिल चुके हैं, which is B and D. इसी के साथ आपका correct answer जो है वो option number 2 जो है बन जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें. Which of the following is not a basis of behavioral segmentation. अगर आप segmentation कर रहे हैं behavior के basis पे तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो वहां पे नहीं आएगी, ये हमको देखनी है. ठीक है,
तो परचेज ओकेजन, ये तो बिहेवियर पैटर्न है, तो ये तो डेफिनेटली आएगा। डिजिटल डिवाइड नहीं, ये बिहेवियर पैटर्न नहीं है, मतलब डिजिटल डिवाइड मतलब कि कितने लोग जो हैं वो डिजिटली किसी चीज़ को लेके इन्वॉल्व हैं, ये बिहेवियर का पैटर्न नहीं है। ये जो है ये आपका लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब अगला देख लेते हैं, यूसेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये बिहेवियर के अंदर आता है डेफिनेटली, तो ये तो आएगा। देन बेनिफिट सॉर्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो व्हाट बिहेवियरल थिंग इज, मतलब कि कंज्यूमर जो है उसको उससे कितनी बेनिफिट मिल रही है, ये भी उसके बिहेवियर पैटर्न में आ जाएगा। लास्टली लाइफस्टाइल ऑफ अ कंज्यूमर, यहाँ पे तो लिख ही दिया है लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये बी और ई जो है ये बिहेवियरल सेगमेंट पे नहीं आएंगे, इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। Which of the following are the risk associated with the generic competitive strategies suggested by Porter? ठीक है, तो इसमें से कौन से रिस्क जो हैं जो पोर्टर ने सजेस्ट किए हैं जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज के विद इन, ठीक है। अब ये बहुत फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के विद इन आपको जो रिस्क बताए थे उसमें से ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं आता, कॉस्ट लीडरशिप इज डेफिनेटली देयर, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक रोल अप इज नथिंग लाइक विच हैज बीन मेंशन। फिर रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन उन्होंने मेंशन किया था, रिस्क ऑफ फोकस उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी डी एंड ई ओनली, ओके। चलिए, Which of the following are components of agile supply chain? Agile supply chain में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या components आते हैं, वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो वर्चुअल होती है ये, दैट इज करेक्ट। देन मार्केटिव सेंसिटिव होती है, मतलब मार्केट में कोई चेंज आएगा तो सप्लाई चेन में भी चेंज आएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पिकअप फुलफिलमेंट, नो दैट इज नॉट देयर बिकॉज इट्स वर्चुअल, ठीक है। देन प्रोसेस इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली वेरियस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इनटू इट, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अब क्योंकि ये वर्चुअल है तो ये स्टोर बेस्ड तो नहीं होगी, तो इसी के साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए बी डी ओनली, ऑप्शन नंबर 2, ओके। चलिए, अगेन सेम एम्बिग्युइटी क्वेश्चन है, ए सी डी ई दो ऑप्शन है, दोनों में जो है सेम ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों ही जो है करेक्ट है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन जब भी आप देखो और आपको एम्बिग्युइट दिखे तो प्रोबेबली वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है इस पर्टिकुलर पेपर में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया? इंडिया में डायरेक्ट सेलर कौन कौन से होते हैं? हर्बल इंटरनेशनल ये है, ठीक है। then you have Modicare, then you have Amway Indian Enterprise, then you have Avon Beauty Products in India, जो भी है। लैक्मे जो है ये आपका डायरेक्ट सेलर नहीं है, क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स ऐसे थ्रू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट द फॉलोइंग भी करो तो आप इजीली जो है शायद आंसर लगा पाओगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टू टेल्स ऑफ नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट। मतलब कि जो आपका टेल होता है वो ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है, और जो आपकी एक्स एक्सिस है वो ऐसी रहती है और ये कभी टच नहीं करती और ये इन्फिनिटी तक बढ़ती रहती है, ठीक है। तो पहला वाला तो डेफिनेटली करेक्ट है। नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब वर्टिकल लाइन होती है इसके बीच में से, और इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों बराबर होते हैं और ये करेक्ट है, ठीक है। मेरे डायग्राम पे मत जाओ, ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट विद माई माउस, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो वर्बली समझ लेना, ठीक है। चलिए, अगला है द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल हेयर, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसी के साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए बी सी होगा, आगे की देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन के मेथड्स कौन कौन से हैं? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन है गाइज, और अगर आप मेरे रिवीजन वीडियोस को देखें तो आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इजीली एग्जाम में जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डिस्पर्जन के मेथड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं आप। मीडियन मीन जो है ये सेंट्रल टेंडेंसी है, तो डिस्पर्जन में नहीं आते हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो सी डी ई, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज जो है ये आपके डिस्पर्जन के मेथड्स हैं, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, foreign direct investment will occur on which of the following condition when they are to be uniquely combined? ठीक है, तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किन कॉम्बिनेशन की वजह से किसी भी जगह पे जो है होंगे या लिए जाएंगे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डिसीजन? तो बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है,
ये तो होगा ही होगा। ओनरशिप की लोगों के पास किसकी कितनी ओनरशिप है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मार्केट पावर या इंटरनेशनलाइजेशन, ये चीज़ जो है, मार्केट पावर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल इंटीग्रेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे आपका ओनरशिप डिफाइन करती है, जो एक पर्टिकुलर अलग लोकेशन पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगे ना तो कभी कंफ्यूज मत होना, उसके बेसिक मीनिंग को डिकोड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ओनरशिप से रिलेटेड है, जो किसी डिफरेंट लोकेशन पे होगा, और ये इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे आप बिजनेस को कहाँ लेके जा रहे हो, इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये तीनों जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर्स हैं, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर बेस्ड ऑन पर्सनालिटी ट्रेट्स, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स पे डिपेंड करते हैं। फ्रेंचाइजी का पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दो। द रियल मैनेजर्स, जो रियल होते हैं ये डेफिनेटली पर्सनालिटी से रिलेटेड है, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से उनको ये टैग लाइन जो है वो मिली हुई है, ठीक है। द अचीवर्स, ऑब्वियसली दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी ओनली, कुछ अचीव करने की कोशिश करते रहना हमेशा। फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, ओनर कम मैनेजर, इनका डायरेक्टली कोई पर्सनालिटी ट्रेड से लेना देना नहीं है, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्टली फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, वो हम देख लेते हैं। तो सिडबी तो डेफिनेटली बनी ही इसलिए है, तो इसको तो हटा दीजिए, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली नहीं करती, तो इसको आप ले सकते हो। इनडायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट को लोन देगी, फिर वो अलग अलग लेवल से ब्रांच आउट होके तब कहीं जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा, तो डायरेक्टली तो वर्ल्ड बैंक रिलेटेड नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ये लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है। और फिर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को बैकअप करती है थ्रू सिडबी, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है। साथ ही आईएमएफ ये भी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए और ई, तो इसी के साथ जो डायरेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी सी डी, और इसी के साथ जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उसकी मीनिंग से हमको मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लियर और एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। तो ए का जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, कि आप किसी चीज़ के लिए कितने अकाउंटेबल हो, तो आंसरेबिलिटी फॉर डिसीजन एंड एक्शन, इसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप किसी भी चीज़ को एथिकली कंडक्ट करो और उसकी जो है लॉ के विद इन जो है उस चीज़ को इनैक्ट करो, ठीक है। और फेयरनेस है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। इसी के साथ आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 127। तो अब यहाँ पे मोनोपोली इन सारे इनमें क्या डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से देख लेते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट कौन सा मार्केट में होगा, यहाँ पे आप बताओ मुझे। परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं, तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होगा। सिंगल डीलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मोनोपोली ऑब्वियसली, सिंगल जहाँ पे भी आए तो मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, बहुत सारे सेलर होंगे, सीधे ही मैच हो जा रहा है ये भी। और ओलिगोपोली भी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस अमंग फर्म्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। काफी आसान था, इजिली आप गेस कर लेते हैं। चलिए अगेन मैच द फॉलोइंग। तो अब हमको थ्योरी को उसके डिस्क्रिप्शन से जो है मैच करना है, तो कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोलती है कि कोई भी इंसान के जो हैं क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक उसको एक लीडर बनाते हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक ही उसको डिफाइन करते हैं कि वो एक लीडर है या नॉन लीडर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देन यू हैव योर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या बोलती है, ये बोलती है कि स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो डिफरेंट लीडर्स को डिफाइन करते हैं, और बिहेवियर ही डिफाइन करता है कि कोई इंसान लीडर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, इसके साथ देख लें कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे भी देख लेते हैं। कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी जो है वो बोलती है कि स्ट्रेस जो है अनफेवरेबली अफेक्ट करता है किसी भी सिचुएशन को, ठीक है।
तो 2 इससे मैच हो जाएगा। और लास्ट है आपका सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो बोलती है कि फोकस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस, मतलब कि आपके फॉलोअर्स कितने तैयार हैं आपकी बातें सुन के, उस पर फोकस करिए। और यही जो है लीडरशिप थ्योरी, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी को जो है डिफाइन करता है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आई थिंक आप खुद भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ, लेकिन मेरे को आंसर बताना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हायरार्की थ्योरी जो है आपकी, नीड हायरार्की थ्योरी, ये अब्राहम मास्लो ने दी थी। एक्स वाई थ्योरी जो है आपकी, वो आपके डॉगल्स मैकग्रेगर की है, एक्स एंड वाई थ्योरी। फिर 2 फैक्टर थ्योरी जो है वो आपके फेडरिक हर्सबर्ग ने दी है। हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो ब्रूम ने दी है। एक तो इतना आसान क्वेश्चन, और मैच द फॉलोइंग में भी कुछ मैच नहीं करना है। तो इसी के साथ आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है बन जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको अभी तक मेरे साथ ये पेपर सॉल्व करके अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि पेपर जो है वो आसान ही आता है। अगर हम अपने अंदर कंट्रोल रखें, अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से सेट करके जाएंगे, विल बी एबल टू डू इट। आप डेफिनेटली निकाल लोगे यार। आई हैव फेथ इन यू एंड यू शुड हैव टू। ओके, चलिए अगेन पर्सोनल, मतलब जो भी आपके कंसेप्ट लिखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, उससे हमको मैच करना है। ठीक है, तो पर्सोनल मैनेजमेंट का मतलब देख लेते हैं। फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग बाय द पीपल। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट। जो बहुत सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमा पाओगे, तो उसको ही क्या बोलते हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट। मतलब लोगों से काम उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा बनाना और उनको मैनेज करना, सो दैट वो आपको प्रॉफिट दिला पाए। ठीक है, तो ए का तो 1 हो जाएगा क्लियरली। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम आगे का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल फॉर देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे मैनेज करना सो दैट वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेस्ट तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाए। अब हम देख लें, ए का 1 वी का 4 के साथ कोई मिल रहा है क्या, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3, और ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे भी मैच कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का मतलब होता है एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो 2 का सी। और लास्ट है इंटरनेशनल एचआरएम, ये रिलेट करता है आपके इंटरनेशनल ऑपरेशन के चैलेंजेस से। काफी इजी मैच द फॉलोइंग था, आप सिर्फ कीवर्ड्स को ही देख के पहचान जाते। चलिए अगेन यहाँ पे आपके रेशो को उसके पर्पस के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशो जो है यहाँ पे, उसका काम ये होता है कि आपको आपकी किसी भी फॉर्म की एबिलिटी को असेस करना, जहाँ पे वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगी या नहीं, तो वो लिक्विडिटी से रिलेटेड होता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2। ओके, देन यू हैव एक्टिविटी। एक्टिविटी से हम मेजर करते हैं कि इफेक्टिवनेस कितनी हो रही है, मतलब कितने इफेक्टिवली हम किसी एसेट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो एक्टिविटी रेशो मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके बी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैच हो जाएगा। इसी के साथ देखें, ए का 2 बी का 3, कोई ऑप्शन मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1, और ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए होता है, तो ये 1 से मैच हो जाएगा। और डेट रेशो जो है वो असेस करता है आपकी फिक्स फाइनेंशियल चेंज को। ठीक है, चलिए अगेन वी आर सपोज टू मैच। ठीक है, जो भी आइटम है उसको उसके कॉन्सेप्ट से हमको मैच करना है, और आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इसको 2 मिनट के लिए देख सकते हो, लेकिन ऐसे तो आई थिंक यू हम भी कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन ओनली, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एम्बिगस है और क्लियरली स्टेटेड नहीं है, सो दिस क्वेश्चन वॉज ड्रॉप्ड। ओके, चलिए अगेन विल मैच, और जो भी आपके आइटम है उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनको यहाँ पे हमको मैच करना है। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं। पार वैल्यू का मतलब होता है जब भी आप किसी के फेस वैल्यू पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू पे सामान बेच दो, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड तब आता है जब कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो पास हो चुके होते हैं, और अब होल्डर जो है वो अपना पेमेंट ले सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी पीरियड, और ये 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, देन यू हैव कूपन रेट। कूपन रेट मतलब कि स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको हम कूपन रेट बोलते हैं, तो ये 1 से मैच हो जाएगा। और प्रीमियम जो है ये वो अमाउंट है जो आपको किसी भी बॉन्ड के सेल करते टाइम पे जो हायर वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव पेड टू अचीव इट, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ डी जो है वो 3 से मैच हो जाएगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलें next we have your various methods and their description, और यहाँ पे हम फिर से मैच करेंगे।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आपकी वो बताती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो इसी के साथ ये नंबर 3 से मैच हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे जब आईआर आप निकालते हो तो उस मोमेंट पे जो आपका एनपीवी है वो 0 होता है, तो ये सीधे सीधे मैच हो जाएगा 2 से, ठीक है। फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे रेशियो ऑफ जो पीवी होता है ये इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करता है, ठीक है। और पीवी रेशियो के थ्रू आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हो तो ये 1 से मैच हो जाएगा। एंड देन पे बैक पीरियड टेल्स यू टाइम व्हेन यू बी एबल टू रिकवर योर इनिशियल कॉस्ट, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी प्राइसिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन से उसको हमको मैच करना है, ठीक है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग मतलब फर्म जहाँ इनिशियली जो है अपना प्राइस रिड्यूस कर देती है एमिंग कंपटीशन को बाहर हटाना, तो इसको हम ए को 2 से मैच कर देंगे। देखें ए को 2 से मैच करते ही हमको अपना आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑप्शन है ही नहीं। पर बाकी भी देख लेते हैं हम, ठीक है। डिसेप्टिव प्राइसिंग मतलब कि जब कंज्यूमर जो है वो मिसलीडिंग प्राइसिंग ऑफर करे तो उसको हम डिसेप्टिव प्राइसिंग बोलते हैं, जो आपके करंट प्रोडक्ट या ऑफर से मैच नहीं कर रहा हो, इट्स वेरी गिमिकी, ठीक है। देन यू हैव प्राइस अनबंडलिंग। प्राइस अनबंडलिंग का मतलब होता है कि प्राइसिंग ईच एलिमेंट इन द ऑफरिंग सो दैट द प्राइस ऑफ द टोटल पैकेज इज रेज्ड, मतलब आप हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो मेंशन कर दो जिससे आप ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ा पाओ, ठीक है। और लास्ट है आपका बेसिक पॉइंट प्राइस, मतलब कि यहाँ पे आप एक जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे जिससे आप सेलर को डेजिग्नेट सेम सिटी में अलग अलग चार्जेस जो है वो ले सकते हो, फ्रेट कॉस्ट और अलग अलग चीज़ों की वजह से। मतलब कि अगर सेम स्वीट कॉर्न वाला बंदा मॉल के अंदर है तो आपको 200 पर कप देगा, लेकिन स्ट्रीट पे है तो 50 पर कप दे देगा, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाएगी। चलिए अगेन यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और उसके टर्म से आपको मैच करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है आपका ब्रांड एक्सटेंशन। तो जब भी आप एक्सटेंट वर्ड कीवर्ड ही ढूंढ लो, द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर परसीव अ ब्रांड टू बी फेथफुल टू इट्स एसेंस, मतलब कि किस हद तक जो है कंज्यूमर आपके ब्रांड को जो है फेथफुल रहेगा और कहाँ तक वो आपके ब्रांड को जो है सपोर्ट कर सकता है, दैट इज ब्रांड एक्सटेंशन। तो ए का 4 हो जाएगा, ओके। देन वी हैव ब्रांड ऑथेंटिसिटी, मतलब कि आपके ब्रांड की गुडविल कितनी है, ब्रांड का नेम कितना है, जिसकी वजह से आपकी टैंजिबल वैल्यू का जो प्रॉफिट है मतलब जो वो बढ़ सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। मतलब ब्रांड कितना ज़्यादा ट्रू है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, कितना कंसिस्टेंट है और उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ओके। चलिए उसके बाद है आपका ब्रांड स्ट्रेचिंग, मतलब कि द यूज ऑफ एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम फॉर ब्रांड इन अनरिलेटेड मार्केट, मतलब कि अगर सैमसंग है वो कल को फर्नीचर बनाने लग जाए तो वो अपना नाम यूज करके एक अनटैप्ड मार्केट में स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांड स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब आपका बचा है ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है द यूज ऑफ एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम एज ए न्यू ब्रांड विद इन सेम ब्रांड, ठीक है। तो जब आपको एक नया ब्रांड बनाना है सेम ब्रांड के अंदर तो आप जो है, जैसे कि अगर नेस्ले है, ठीक है, तो नेस्ले ब्रांड इक्विटी है और उसी सेम ब्रांड के अंदर वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग करता है और अलग अलग ब्रांड्स बनाता है, ठीक है, जो इनिशियली एक सेम ब्रांड के अंदर आते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रांड इक्विटी। और इसी के साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ओके। प्लीज डोंट जज माई मार्किंग स्किल्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गाइज, ओके। चलिए नाउ वी हैव वेरियस प्रोबेबिलिटी टर्म्स और उसको हमको मैच करना है उसके डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब लगाते हैं जब आपके पास कांस्टेंट सक्सेस या फेलियर का जो है डेटा आए, मतलब कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, दो ही आउटकम होंगे, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो वहाँ पे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज होता है, ठीक है। फिर द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा जहाँ पे आपका मीन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकता है तो वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो एक के बराबर हो तो उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और जब प्रोबेबिलिटी का अकरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीरियड में हो, मतलब कि जो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब आउट ऑफ 3 पीपल आउट ऑफ 1 लाख, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रेशियो है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। डोंट माइंड मी गाइज, आई नो यू आर इरिटेटेड बट ठीक है, प्लीज बेयर विद मी, बस आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे एंड वी आर डन विद द होल पेपर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमको चार्ट्स दिए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ हमको मैच करना है, ठीक है। तो पहला है आर चार्ट। आर चार्ट इज बेसिकली टू द चार्ट ऑफ वेरिएबिलिटी टू प्लॉट सैम्पल रेंजेस, ठीक है। जहाँ पे आप सैम्पल रेंजेस को प्लॉट करते हो वेरिएबिलिटी को, उसको हम आर चार्ट बोलते हैं, ठीक है। देन यू हैव पी चार्ट। पी चार्ट जो है ये शो करता है प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव्स पर सैंपल, मतलब कि आपके पास कितने ज़्यादा डिफेक्टिव सैंपल्स हैं उस मतलब एक सैंपल में कितने डिफेक्टिव्स हैं उसके प्रोपोर्शन को पी चार्ट जो है वो शो करता है, ठीक है। देन यू हैव एक्स चार्ट। एक्स चार्ट जो है बताता है चार्ट ऑफ एवरेज टू प्लॉट लोकेशन वैल्यूज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको आता होगा तो ही आप प्रॉपरली जो है इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखने की ये है कि नॉट एवरी क्वेश्चन यू आर सपोज टू डू ट्रू, राइट, ठीक है। हमको 100% करेक्ट नहीं कर पाने हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे फिर भी कि हम कैसे भी सारे क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर लें, ठीक है। लास्टली आपका सी चार्ट होता है जो शो करता है डिफेक्टिव पर आइटम अपॉन यूनिट, ठीक है। अब इसी के साथ जो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास कुछ डेटा टूल्स दिए हुए हैं और साथ ही में आपको साथ ही में आपको उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, एप्लीकेशन दिए गए हैं और आपको मैच करना है, ठीक है। तो ओलाप जो है दैट सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल डेटा एंड इनेबल्स यूजर टू व्यू द सेम डेटा इन डिफरेंट वेज यूजिंग मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है। आप एक ही डेटा को जब बहुत सारी जगह से एक्सेस कर पाओगे और उसको हर तरीके से देख पाओगे, तो उसी के साथ जो है उसको ही हम ओलाप टूल बोलते हैं। और इसी के साथ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन जो है आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है फाइंड्स हिडन पैटर्न इन लार्ज डेटा बेसेस एंड इन्फरिंग रूल्स फ्रॉम देम टू प्रोडक्ट फ्यूचर बिहेवियर। डेटा माइनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑलरेडी डेटा जितना आपका अवेलेबल है उसको इस तरीके से एनालाइज करना है कि आप एक पैटर्न जनरेट कर पाओ जिससे कि आप फ्यूचर पैटर्न को और फ्यूचर के डेटा बेस का पता लगा पाओ, ठीक है। सो दैट इज योर डेटा माइनिंग, ओके। फिर डेटा हैडॉप और डेटा मार्ट जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। Okay, lastly, we're supposed to match the women entrepreneur with their enterprises, ठीक है। तो ये बहुत ही अब क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है। अगर आपको एक आध का भी इंसाइट होगा तो शायद आप करके आ जाते इजीली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो रिचा कार जो है वो ज़िवामे की फाउंडर हैं एंड किरण मजुमदार शॉ जो हैं उन्होंने बाइकल लिमिटेड को जो है स्टार्ट किया था। देन यू हैव कल्पना सरोज जिन्होंने कामानी ट्यूब्स जो है लॉन्च की थी और फाल्गुनी नायर ने नायका को लॉन्च किया था, ठीक है। तो आई थिंक नायका वाज द इजीएस्ट टू डिकोड हियर। तो अगर आप डिकोड कर पाए होते तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता विच वॉज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का पेपर पढ़ रहे हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ जनरल क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट दैम, इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हाउ मेनी यूल एंड अप रीडिंग, इसलिए इस पर स्ट्रेस मत लिएगा इतना, यू विल बी एबल टू डू इट देयर, ठीक है। चलिए अब आ गए हैं हम अपने पैसेज वाले क्वेश्चंस पे। अब बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सेस कि मैं आपको पैसेज और क्वेश्चन साइड बाय साइड दिखाती रहूँ, वैसे आई कैन डू दैट डेफिनेटली, बट वो स्क्रीन में विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक बार जो है मेरे साथ क्विकली पैसेज रीड कर लीजिए। बेसिकली हम स्कैन करेंगे और उसके बाद विल गो टू क्वेश्चन। एक्चुअली आई हैव द सेम थिंग इन माई अनदर डिवाइस, तो मैं यहाँ पे भी रेफर कर लूँगी उसको, ठीक है। और आप जो है चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्विकली रीड करते हैं। Teresa worked as a caregiver for years, and when her husband passed away, she was completely lost. Fighting grief and housing instability, she turned into a junior assistant cum typist, which is this, ठीक है। तो जो भी आपको important information लगे वो आप अपने दिमाग में जो है वो लिख सकते हैं या फिर की पॉइंटर्स लिख सकते हैं आपकी रफ शीट में, अगर आपके पास टाइम बचाओ तो, ठीक है। और टाइम बचाना कैसे, उसके लिए जाके चैनल पे टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पेपर लेंदी लगता है तो आप डेफिनेटली जो है पेपर डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अपना टाइम देख रही हूँ, दैट इज 1 hour 20 minute। आपको 2 घंटे मिलते हैं सिर्फ मैनेजमेंट का पेपर करने के लिए। एंड इफ वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व इट इन लेस देन 1 hour 30 minutes तो आप इजीली पेपर सॉल्व जो है वो कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और
अब देख लेते हैं, कमिंग बैक टू द पैसेज अगेन। फिर मैंने बीच में यही बोला आपको कि अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू हो तो डेफिनेटली जाके चैनल पर टाइम मैनेजमेंट की वीडियो चेक करना। डेफिनेटली पेपर जो है बहुत स्मूथली जाएगा बिना किसी हेक्टिक स्केड्यूल या टेंशन के, ठीक है। अब हाँ, तो उसने जो भी है टेरेसा, उसने एक जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जॉब जो है एक यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन कर लिया है। शी इनिशियली फेल्ट शेम वंडरिंग इफ शी वाज वर्थ एनीथिंग। वन डे हर सेक्शन ऑफिसर मेड हर अ कस्टोडियन ऑफ फॉर पीपल एंड प्लेसेस। उसके बाद उसको क्या बना दिया, कस्टोडियन फॉर पीपल एंड प्लेसेस। आफ्टर दैट शी फेल्ट नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड एंड सो बिगेन 18 रिवॉर्डिंग ईयर्स इन दिस पोजीशन। उसके बाद वो 18 साल तक इस पोजीशन पर काम करती रही बिकॉज शी फेल्ट द मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड। This is the focal point of marketing, that feeling of being valued and recognition creates value, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपको वैल्यूड फील हो रहा है और रिकॉग्नाइज फील हो रहा है, उसकी वजह से आप खुद भी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ओके। इट्स इवन मोर डीपर देन अ बिलोंगिंग एंड इज क्रिटिकल टू मोटिवेशन, मेंटल वेल बीइंग एंड रिटेंशन, बट करंटली मेनी एम्प्लॉय फील इनविजिबल एंड अंडर वैल्यूड, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन बता रहे हैं, which leads to disengagement, burnout, and low morale. In spite of investments in workplace, a marketing deficit, persists because mattering is constructed through everyday human interaction, not perks or policies, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि everyday human policies better होने चाहिए, लोगों को आपको visible और valued feel कराना है। अगर नहीं होगा ऐसा तो मैटरिंग डेफिसिट जो है वो डेफिनेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, ठीक है। और अपने मैटरिंग को बढ़ाने के लिए लीडर्स को देखना चाहिए और अपनी टीम को लिसन करना चाहिए, ठीक है। डिफिकल्टीज को नोटिस करनी चाहिए और उनके आगे जो है वो सब्सटेंटिव क्वेश्चन जो है रखने चाहिए, जिससे वो आपको ओपन अप होकर चीज़ें बता पाए, ठीक है। और क्विकली देख लेते हैं, कंपैशनेट एक्ट्स एंड फॉलो अप क्रिएट ट्रस्ट, ठीक है। अगर आप उनको कंपैशन दिखाएंगे तो उनका ट्रस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्डअप होगा। अफर्मिंग पीपल स्ट्रेंथ एंड नैरेटिव एंड पर्पस रीइंफोर्स देयर डिस्टिंक्टिव वैल्यूज, शेयरिंग इम्पैक्ट स्टोरीज सच एज हाउ JACT made spaces joyful moves the purpose deeper. Individuals also believe that they matter when they see how small efforts relate to large goals, such as NASA employees connecting what they do to landing a man on moon. Essentially, building a culture of mattering means leader to consistently demonstrate to people they are noticed, heard and valued and required, ठीक है। मतलब जब भी किसी इंसान को फील होगा कि वो नोटिस किया जा रहा है, सुना जा रहा है, वैल्यू किया जा रहा है, तो इट्स इजी टू टॉक अबाउट in theory but not common practice but revolutionary when it is executed correctly। तो बोल रहे कि लोगों को वैल्यू करना, हेयर करना और उनको नोटिस फील कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू इन रिटर्न। अब क्विकली पासेज देख लिया, आई थिंक इतना टाइम इज मोर देन इनफ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ इसलिए मैंने इतना टाइम दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू क्वेश्चन स्ट्रेट एंड देन आई वुड हैव केम टू पैसेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट डज द टर्म मैटरिंग मीन्स इन द पैसेज। मैंने इतने अच्छे से समझा, आपको समझ में आ गया होगा। मैटरिंग का मतलब होता है फीलिंग वैल्यूड एंड नोइंग यू एड वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू मैटरिंग इन द वर्क प्लेस, मतलब कि लोगों को वैल्यूड कैसे फील होगा किसी भी वर्क प्लेस में, ठीक है। तो क्विकली इसका आंसर देख लेते हैं, एक्ट्स ऑफ कंपैशन विच इज वेरी रिक्वायर्ड एंड हैज टू बी देयर एंड वी हैव आल्सो रेड इट नाउ। पर्सनल कनेक्शन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन पर्क्स एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो लिखा भी था पैसेज में क्लियर कि दीज आर नॉट व्हाट सर्व्स एज द बेसिस ऑफ मैटरिंग, ठीक है। देन डेली ह्यूमन इंटरेक्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड फील कॉम्पिटिशन हो, ये तो कहीं से रिलेटेड ही नहीं है। तो इसके साथ आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, विच इज ए बी एंड डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीडरशिप बिहेवियर मोस्ट डायरेक्टली फॉस्टर मैटरिंग इन लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। कि मतलब लीडर का कौन सा बिहेवियर जो है वो मॉनिटरिंग को लॉन्ग टर्म के लिए फॉस्टर जो है कर सकता है, जो पैसेज में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अवॉर्डिंग एम्प्लॉयज पब्लिकली, नहीं एक ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अलावा सेटिंग रेगुलर वन ऑन वन फीडबैक सेशन, नो। Continually affirming employees purpose distinction within daily tasks, this is correct और ये mention भी है, so your correct answer is 3, okay, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप इस तरह से बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा लीस्ट इफेक्टिव वे होगा इन प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ मैटरिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस दैट कुड गिव यू जॉब सिक्योरिटी, लेकिन उसका डायरेक्टली मैटरिंग से कोई लेना देना नहीं है, दैट विल नॉट हेल्प यू फील सीन और वैल्यूड। देन चेंजिंग यूनिफॉर्म, दैट इज टोटल क्रैप, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सेलिब्रेटिंग बर्थडेज माइट गिव यू सम अटेंशन। देन डी जो है ना यहाँ पे, ये भी मेरे को गलत ही लग रहा है, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी है। तो इग्नोरिंग JACT सजेशन
ये इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, लेकिन जो करेक्ट आंसर है मैं आपको वो बता रही हूँ, जिसमें ए और बी जो है वो करेक्ट माने गए हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो लाइक सी आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। सेलिब्रेटिंग बर्थडे जो है वो सेंस ऑफ मैटरिंग थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देगा, वीकली डिपार्टमेंट मीटिंग्स भी, बट डी इज ऑल्सो एम्बिगस, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे शायद आप ए और बी और डी को चूज कर पाओ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी, ए और बी ओनली ही है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पैसेज ने सपोर्ट नहीं किया है। तो पर्क्स अलोन कैन इंश्योर इमोशनल कनेक्शन, दिस इज नॉट इन द पैसेज। जहाँ पे पर्क्स जो है वो अकेले सिर्फ इमोशनल कनेक्शन के लिए काफ़ी नहीं होते हैं, मतलब आप जो है किसी को पैसा कौड़ी दे दोगे, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी individual remain logger in the work environment, that is there, seeing and hearing employee, that is there, mattering, everything is there. Okay, so correct option is option number 2. Yeah, अब ये पैसेज से जो है आप वीडियो को पॉज करिए, इस पैसेज को रीड करिए। ठीक है, और आगे जो है मैं आपको आंसर्स जो है मेंशन करके दे रही हूँ, टिक करके दे रही हूँ करेक्ट आंसर्स, जो आप है फॉलो अप करके अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो मेरे साथ बाद में पॉज कर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे जाइए, पैसेज को पॉज करके पढ़िए और फिर अपने आंसर्स जो है एक जगह लिख लीजिए। फिर वीडियो पे जो है करेक्ट आंसर जो है आप साथ ही साथ चेक कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 146 आप पढ़ लीजिए और पॉज कर लीजिए वीडियो को, एंड देन आप जब पॉज हटाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आई एम मार्किंग इट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 147, द करेक्ट आंसर आई एम मार्किंग अगेन। देन फॉर 148 ऑल्सो आई एम मार्किंग, लेकिन सॉल्व आप खुद करिए प्लीज़, क्योंकि आई थिंक पैसेजेस आर वेरी डूएबल एंड ईजी। और मैनेजमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश के पैसेजेस हों, तो आप इजीली जो है थोड़ा सा इन्फ्रेंशियल नॉलेज के साथ इजीली इनके आंसर्स जो है वो लगा पाएंगे। राइट, तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई पेपर लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है, तो जनवरी 2025 अगर आपको चाहिए, या उसके पहले के PYQs आपको और प्रैक्टिस करनी है, या आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके लिए डिफिकल्ट हो और आप उससे रिलेटेड PYQ प्रैक्टिस चाहते हो, या फिर आप सारे यूनिट्स का रिविजन वीडियो चाहते हो, तो जो भी आपको चाहिए आप प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई बी वेरी हैप्पी टू क्रिएट दैट फॉर यू, एंड प्लीज सपोर्ट द channel by liking and subscribing it. As a small educator and small creator right now, I feel very supported when you people actually encourage me, उससे मेरे को आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए जो है इंस्पिरेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू बी एबल टू डू योर एग्जामिनेशन दिस टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेम। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड ऑल्सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट।